नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। कहीं सत्ता बचाने की चुनौती है तो कहीं पहली बार इतिहास रचने की कोशिश। असम में 126, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294 और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों पर है घमासान। देश के इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से सिर्फ इन्हीं सूबों का सियासी भविष्य तय नहीं होगा, बल्कि देश की दशा और दिशा भी तय होने वाली है। तो क्या है चुनौती और कैसा है चुनावी गणित और क्या है जनता जनार्दन के मुद्दे, दिखाएंगे हर कोने की खबर और जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाताओं के साथ भी। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राम नवमी में लिया हिस्सा, कहा पश्चिम बंगाल में इस बार आएगा राम राज्य। असम में राजनीतिक दल जनता को लुभाने का नहीं छोड़ रहे कोई मौका। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की हैट्रिक लगाने की तैयारी, तो गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी ठोकी ताल। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन में सरफुटव्वल जारी। 165-175 सीटों पर डीएमके लड़ना चाहती है चुनाव, पर गठबंधन पार्टियों ने अधिक हिस्सेदारी की मांग। वीसी के डीएमडी के और टीवी के डीएमके से नाखुश। केरलम में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सियासी उठापटक जारी। केरलम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यूडीएफ के एक नेता द्वारा यू प्रतिभा के खिलाफ टिप्पणी को बताया महिला विरोधी। वहीं कांग्रेस ने पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ नया टीवी विज्ञापन किया रिलीज। और चुनाव आयोग की सख्ती, 26 फरवरी से 25 मार्च 2026 के बीच पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनावों के बीच 400 करोड़ रुपए जब्त। और अब जनादेश की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भवानीपुर और नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में रामनवमी रैली में हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी के मौके पर कहा कि बंगाल में इस बार राम राज्य होगा। उन्होंने बंगाल में सुशासन और नारी सुरक्षा की बात कही। इसके अलावा बेरोजगारी खत्म करने और घुसपैठियों को भगाने का भी मुद्दा उठाया। सब लोग राम राज्य चाहते। सुशासन, नारी सुरक्षा, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, घुसपैठिया भगाना चाहिए। जो जंगी है देश विरोधी ताकत, उनका विनाश होना चाहिए। राम विरोधी की वो विनाश होना चाहिए। इसी बीच टीएमसी ने दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया। भाजपा नेता ज्योतिर्मय सिंह महतो ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टीएमसी ये सोच रही है कि गुंडागर्दी करके चुनाव जीतेंगे, लेकिन हम एक एक का हिसाब करेंगे। हम इस मामले के सारे तथ्य चुनाव आयोग के पास लेकर जाएंगे और टीएमसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि टीएमसी अपनी चुनावी हार को टालने के लिए हिंसा का सहारा ले रही है। भाजपा ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तृणमूल कांग्रेस समझ रही है कि मार पीट गुंडागर्दी करके सत्ता में फिर से रहेंगे, कदापि नहीं होगा। ईंट के बदले पत्थर होगा और चुन चुन के हिसाब लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वीडियो निकाल के एक एक का एकदम आइडेंटिफाई करेंगे और इसका हिसाब लेंगे। जो जो ये सब कर रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर के पास हम लोग जाएंगे, अपने तरफ से भी बताएंगे। और मैं इतना बोलना चाहता हूं कि दूसरे प्रदेश जैसा बंगाल नहीं है। यहाँ ना लोकतंत्र है, ना नियम कानून है। यहाँ दीदीमणि जो चाहती है वही कानून है, और उसको जो बुलवाया जाता है, उसका जो विशेष रूप से दुधेल गाय है, उसका जो बोलती है, उन लोग जो उसके सामने पेश करते हैं कानून, वही कानून यहाँ चलता है। इसलिए कड़ाई से कार्रवाई होना चाहिए।
तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती नजर आई। ताजा घटना में नरेंद्रपुर के पंचपोटा इलाके में एक इमारत में देर रात गोली चली। रात को करीब 1 बजे पटोली पुलिस स्टेशन को पूर्वा फूल बागान में इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर हुई झड़प के बारे में जानकारी मिली। मौके पर पहुंचने पर 2 लोग घायल पाए गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। राहुल दे को सिर में गोली लगने के कारण मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे की हालत स्थिर है। पीड़ित जीत के मुताबिक कुछ लोगों ने रात को उन पर हमला किया, जिसमें राहुल दे उर्फ बम्बला की मौत हो गई। बहरहाल मामले में सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। दीप रॉय, विधान बनर्जी, राजा बनिक और जयंतो घोष को हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नरेंद्रपुर के पंचपोटा इलाके में जुए के पैसों को लेकर विवाद हुआ था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सख्त रुख जो चुनाव आयोग है उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर हमला कर रही हैं। कितना आदिवासी का नाम निकाल दिया, कितना राजवंशी को निकाल दिया, कितना बंगाली को निकाल दिया, कितना हिंदू को मौत हुआ, कितना मुसलमान को मौत हुआ, कितना महिला का निकाल दिया। एक क्या उसका जिम्मेदारी है? हमारा जिम्मेदारी है जनता को, जनगण का। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार के बीच कोलकाता के मेयर और पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम ने AIMIM और भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता उन्नयन पार्टी और AIMIM के बीच गठबंधन से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, विकास का कोई विजन नहीं है। उनके पास मुद्दा नहीं है, उनके पास डेवलपमेंट नहीं है, तो वो धर्म का सुश्री दे रहा है। ये पुराना हो गया। अभी इंसान चाह रहा डेवलपमेंट और ममता बनर्जी का सोशल प्रोग्राम, इसके ऊपर बंगाल का वोट होगा। आप जितना भी धर्म का सुश्री कर लीजिए, इसके ऊपर बंगाल का वोट नहीं होगा। और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग सख्त है। सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार शाम को पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी यूनुस रोशन इस्माइल को चुनाव आयोग ने हटा दिया। आयोग ने चुनाव की तैयारियों में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त कर्मचारियों को काम करने के आरोप में यूनुस रोशन इस्माइल को हटाया है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जिलाधिकारी कार्यालय से रिपोर्ट तलब की गई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिलाधिकारी ने DIO NIC से स्पष्टीकरण मांगा। DIO NIC ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ संविदा कर्मचारियों को डेटाबेस तैयार करने के काम में लगाया गया था, लेकिन कहीं भी ये उल्लेख नहीं था कि वो कर्मचारी संविदा पर हैं। और हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ और किस तरह से वहां पर सियासी घमासान है उनसे हम बात करेंगे। लेकिन बता दें कि चुनावी घमासान लगातार तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने रामराज की बात की है, लेकिन ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग को निशाने पर लिए हुए हैं। तो सौरभ दत्ता से हम जुड़ेंगे। सौरभ, क्या कुछ वहां पर आप देख रहे हैं जमीन पर? सौरभ से बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं असम विधानसभा चुनाव की। असम विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस लंबे समय बाद अपना परचम लहराएगी? इसका पता तो नतीजों के बाद ही चल पाएगा। लेकिन इस बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। साथ ही AIDUF के 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद चुनाव त्रिकोणीय बन गया है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। असम विधानसभा चुनाव में सियासी पारा चरम पर है और सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा दिया है। जनता को लुभाने और उनका वोट पाने के लिए पार्टियां कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। चुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा हैट्रिक लगाने के इरादे के साथ मैदान में है। भाजपा 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट भाजपा के मुख्य सहयोगी हैं। भाजपा विकास और स्वदेशी पहचान के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं।
उधर इस बार यूपीपीएल ने भाजपा गठबंधन से अलग होकर 21 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस गठबंधन गौरव गोगोई की अगुवाई में चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। गठबंधन में रायजोर दल, असम जातीय परिषद और वामपंथी दल शामिल हैं। कांग्रेस खुद 97 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जमीनी स्तर पर जुड़ाव और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एआईयूडीएफ ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वो लगभग 30-32 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी असम में अपनी पैठ बनाने के लिए 21 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। इस बार चुनाव में घूसपैठ, नागरिकता की पहचान, बाढ़ राहत, भूमि अधिकार, रोजगार समेत महिला कल्याण और सुरक्षा प्रमुख मुद्दे हैं। असम विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,50,21,408 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,24,82,213 है, जबकि महिला वोटरों की संख्या 1,24,75,583 है। वहीं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 34 है। असम की सभी 126 सीटों पर 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में मतदान होगा और 4 मई 2026 को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें असम में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। असम जातीय परिषद यानी एजेपी ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी अध्यक्ष लोरेनज्योति गोगोई की मौजूदगी में जारी इस घोषणा पत्र में मूल निवासियों की पहचान, जनजातीय सुरक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण और बेरोजगारी से निपटने के लिए विशेष योजनाओं पर जोर दिया गया है। खुवांग विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जहां एजेपी अध्यक्ष लोरेनज्योति गोगोई का सामना 2 बार के बीजेपी विधायक चक्रधर गोगोई से है। तो एजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। किस तरह के चुनावी समीकरण है, क्या कुछ चुनावी माहौल है, हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, बीजेपी हैट्रिक लगाने की जुगत में है तो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशना चाहती है। इस बीच किस तरह के चुनावी समीकरण वहां पर बनते बिगड़ते आप देख रहे हैं? देखिए, आज शाम अब लगभग स्थिति स्पष्ट हो चुकी होगी और इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर देगा कि पर्चा दाखिले के बाद नाम वापसी के बाद, आज 26 तारीख है, आज शाम तक नाम वापसी की तारीख थी। इसके बाद पूरी तरीके से सियासी बिसात असम का क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से प्रत्याशी आधिकारिक रूप से और अंतिम रूप से किन किन राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर बात करें तो अब तक पूरी स्क्रूटनी के बाद, कल जो स्क्रूटनी के बाद की स्थिति 789 कैंडिडेट्स जो थे वो चुनाव मैदान में थे। पर्चा वापस करने का आज का दिन था। स्थितियां स्पष्ट तरीके से आधिकारिक रूप से इलेक्शन कमीशन बताएगा। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो कांग्रेस के गठबंधन दल, कांग्रेस ने स्थानीय गठबंधन जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो रायजोर दल हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी माले और असम जातीय परिषद, इन सबसे गठबंधन बनाए। इनके गठबंधन के टोटल 6 स्थानीय राजनीतिक दल हैं और भाजपा ने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और असम गण परिषद और भाजपा एनडीए का जो गठबंधन है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को एक रणनीतिक बढ़त या राजनीतिक बढ़त इसलिए मिली हुई है कि चाहे सीटों का बंटवारा हो, चाहे वो सीट शेयरिंग के फार्मूले के अलावा 89 सीटों पर भाजपा लड़ रही है, उसके अलावा अन्य सीटें जो है अब 11 सीटें और 15 सीटें जो है एजीपी और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को उन्होंने दे रखी है। तो चाहे सीट का बंटवारा हो, चाहे वो राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का चयन हो या फिर अन्य स्थितियां हो, कांग्रेस के मुकाबले भाजपा ने अपनी रणनीति, अपने पत्ते जनता के सामने स्पष्ट तरीके से खोल दिए। अश्विनी, एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है, जिस तरह से भाजपा 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 97 पर और एआईयूडीएफ 30 से 32 सीटों पर इसका है कि अपने उम्मीदवार उतार सकती है। तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरह की बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर भी ये दिखाई दे रहा है? क्या बनता हुआ दिखाई देता है? जी देखिए रमा, त्रिकोणीय मुकाबला तो कहीं से कतई नहीं होगा। कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन, इन्हीं के बीच मुख्य मुकाबला होगा। एआईयूडीएफ जो कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, उसने 16 सीटें पिछले विधानसभा में जीती थी, तब जबकि वो कांग्रेस के एलाई थे। कांग्रेस के एलाई होने से जो ज़्यादा लाभ मिला था, राजनीतिक लाभ मिला था, वो बदरुद्दीन अजमल को मिला था, एआईयूडीएफ को मिला था। अब कांग्रेस ने एक रणनीतिक दूरी बना रखी है बदरुद्दीन अजमल से, क्योंकि उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके जो राजनीति का तरीका, तौर तरीका है, वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करता है, ध्रुवीकरण करता है, पोलराइजेशन करता है। तो कांग्रेस ने उनको किनारे कर रखा है। कांग्रेस ने रायजोर दल और अन्य राजनीतिक दलों से, यहाँ पर असम जातीय परिषद, उनसे अपने गठबंधन किए हैं। तो अब तो बदरुद्दीन अजमल के सामने अपने अस्तित्व की, राजनीतिक अस्तित्व की उनकी लड़ाई है कि वो चाहे जितनी सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन वो
कितनी सीटें जीत पाते हैं। कितनी सीटें जीत पाना उनके लिए उनका इस बार का चुनाव उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगा। और उससे अलावा जो मैं बात कर रहा था कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता, चाहे प्रद्युत बारदलोई हो, चाहे वो बसंत दास हो, चाहे वो शशिकांत दास हो, चाहे वो अन्य नेता हो, कई नेता छोड़कर कांग्रेस आए हैं। इसलिए नहीं कि चुनावी स्थिति है, इसलिए कि प्रद्युत बारदलोई ने साफ तरीके से कहा कि घुटन, अपमान और महसूस कर रहे थे और स्वाभिमान की राजनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस में संभव नहीं दिख रही थी। कांग्रेस का जो कंसोलिडेशन की राजनीति है या ध्रुवीकरण की राजनीति है, कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई का यहाँ पर लोकल मीडिया में अगर देखें तो पर्चा दाखिला के पहले बाकायदा दुआ करते हुए उनके जो वीडियोज वायरल हुए हैं, स्थानीय मीडिया में जिस तरीके से वायरल हुए हैं, तो वो स्थितियाँ ये बनती हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अल्पसंख्यक वोटों को देखते हुए और जातीय अस्मिता को देखते हुए, बोर असम जिसको कहते हैं, बृहद असम के राजनीति को देखते हुए वो स्थानीय राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़े हैं। लेकिन ये वो राजनीतिक दल हैं जिनका जमीन पर बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। असम गण परिषद जैसा जनाधार असम जातीय परिषद का नहीं है। राजो दल जैसा का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट जैसे नहीं है। तो बीपीपीएल जो है वो अलग अपने चुनाव लड़ रही है, तो वोटों का बंटवारा होगा, लेकिन जो वोटों का बंटवारा एनडीए का है वो कम होता दिखता है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ पर स्थितियाँ हैं वो ये हैं कि पिछले 10 साल का जो डबल इंजन की सरकार के जो अपने कृत्य हैं, जो उनके परियोजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, वो मुख्य रूप से कहीं ना कहीं लोगों के सामने है और उसको भाजपा आगे लेकर चल रही है। ध्रुवीकरण की राजनीति अभी यहाँ पर कभी किसी तरीके से अभी होती दिख नहीं रही। बिल्कुल, सवाल यही आता है कि जो वोटों का बंटवारा होगा किसको उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर मुद्दों की जंग की बात करते हैं तो बीजेपी विकास के साथ साथ स्वदेशी पहचान की भी बात कर रही है। निश्चित तौर से देखिए, स्वदेशी पहचान और असम की अस्मिता, कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराना चाहूँगा, बताना चाहूँगा अगर आप लोग अपने विचार साझा करने चाहें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि असम का जो आंदोलन हुआ था वो असम की अस्मिता पर था, असम की भाषाई पहचान पर था, असम की संस्कृति पर था, बाहरी बनाम स्थानीय लोगों के पर था। और वो असम गण परिषद जैसे राजनीतिक दल आए और वो सत्ता में भी आए और उसके बाद वो आगे की राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से बदला। भाजपा ने जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में, चाहे वो असम की अस्मिता की बात हो, चाहे वो अहोम राजवंश के जो गौरवपूर्ण प्रतीक हैं उनकी स्थापना की बात हो, या फिर असम की जो राजनीतिक संस्कृति है, जो भौगोलिक संस्कृति है, जो यहाँ के सांस्कृतिक पुरोधा है, चाहे लचित बुरफोकन हो, चाहे वो भास्कर कांग्रेस भी जमीनी स्तर पर जुड़ाव की बात कर रही है, तो कितना फर्क होता है दोनों के मुद्दे में और जनता को कैसे आकर्षित कर पाते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी हमसे जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे केरलम की। केरलम की जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी? विधानसभा चुनाव में जनता क्या सोच रही है? जनता की क्या प्राथमिकता है? तिरुवनंतपुरम के वोटरों के दिल की बात जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। केरल में चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी जीत के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच हम केरल के चुनावी मुद्दों को जानने के लिए और जनता क्या सोच रही है उन मुद्दों को लेकर उसके लिए पहुंचे हैं त्रिवेंद्रम के टेक्नो पार्क में। क्या लगता है कि एज ए यूथ जब आप वोट करने जाते हो किस तरह की बातें आपके जहन में रहती हैं? कुछ चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरीवन। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्टडीज़ कंप्लीट होता है, लेकिन वो बहुत बारी ऐसे देखते हैं कि किस जॉब पे लगे या फिर किस कंपनी में प्रोसीड करें काम के लिए। तो इन सब चीज़ों में जितना हम एजुकेशन का इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। किन किन चीज़ों पर जो गवर्नमेंट है वो फोकस करे, खासतौर से वुमेन सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर? एज अ वुमन वी आर फेसिंग सो मेनी challenges right now because so many companies doesn't provide the basic needs for the women, they will not provide care facilities etc and all. So I think as of now women are working morning 9 to 6 and all. So after the working hours they should at least provide a care for them to go back safely to the home with GPS tracker and all. अभी तक हमने युवाओं की आवाज़ सुनी थी, लेकिन अब हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां बड़ी संख्या में लोग हैं। उससे जानते हैं कि इस बार किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह के इश्यूज हैं। इश्यूज सबरीमाला टेम्पल का थोड़ा इशू है। तो सबरीमाला पे तो अभी आप देखें जो LDF है उसने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि पहले तो वो विरोध करते थे जो सबरीमाला का ट्रस्ट का जो नियम कानून है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं अब बात करनी चाहिए, वो यू टर्न कर लिया करने के कारण नहीं तो वो जीरो में जाएगा।
तो यू टर्न किया था, इसलिए वो 40-50 सीट मिलने के चांस है उसको। केरला में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये सरकार के बाद में कोई रोजगार नहीं है, केरला के आदमी जो है बाहर जाके सर्विस कर रहे हैं। तो ये आपने देखा केरल के लोगों की आवाज़, केरल के लोगों के मुद्दे, फिर किसी दूसरे शहर में, फिर किसी और लोगों के बीच में हम बताएंगे उनकी राय। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, तिरुवनंतपुरम। और केरल से सीधे हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। नीरज, अगर केरलम की बात करते हैं तो चुनावी लड़ाई यहाँ पर भी उफान पर है और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं परंपरागत रूप से यहाँ पर यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन अभी जिस तरह से मुद्दों पर यू टर्न हो रहा है या जिस तरह से बीजेपी भी एक अच्छी स्थिति में वहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या कुछ समीकरण वहाँ पर बनते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें केरल की, अगर हम राजनीति को देखें तो जो दूसरे स्टेट हैं उससे अलग तरह की राजनीति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। भावनात्मक मुद्दे उतना ज़्यादा जो असर है वो यहाँ की राजनीति में नहीं दिखाई देते। खास तौर से आपने ज़मीनी स्तर पर कितना काम किया है, आपने जो लोग हैं उनके रोज़गार के लिए कितना काम किया है, या हेल्थ सेक्टर में कितना काम किया है, एजुकेशन सेक्टर में कितना काम किया है, लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने किस तरह का काम किया है, ये तमाम जो मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं यहाँ के वोटरों को, और उसी के आधार पर जो वोटर हैं वो अपनी सरकार को चुनते हैं। अब देखिए, आरोप और प्रत्यारोप का रमा जो दौर है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले अगर हम एलडीएफ की बात करें तो एलडीएफ यूडीएफ के ऊपर ये आरोप लगा रही थी कि यूडीएफ भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी की तरह ही वो यहाँ पर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने भी लेफ्ट के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर लोगों के बीच में जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आप ये देखिए कि जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ लेफ्ट जो पार्टी है वो शामिल है। आप देखें कि तमिलनाडु में पार्टी इनके साथ शामिल है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें जो केरलम के अंदर, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का जो आरोप है वो लगा रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है, चूंकि यहाँ की पढ़ी लिखी जनता है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहती है अपने मुद्दों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, तो वो बहुत नजदीक से देख रही है। ये राजनीति वहाँ पर चल रही है, मुद्दों पर घमासान चल रहा है, वो अपने आप में इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहा है। आप नजर बनाए रखें नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ। और अब देख लेते हैं फटाफट खबरें चुनावी एक्सप्रेस में। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनावों के बीच चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 400 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की है। केरल में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच विवाद जारी है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यूडीएफ के एक नेता द्वारा यू प्रतिभा के खिलाफ की गई बेहद आपत्तिजनक और महिला विरोधी टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच खींचतान जारी है। कांग्रेस ने पिनराई विजयन सरकार का मजाक उड़ाने वाला नया टीवी विज्ञापन जारी किया है। ये विज्ञापन एलडीएफ के 2016 के नारे को दर्शाता है, जिसमें दिखाया गया है कि लोग बदलाव के लिए अनंत समय तक इंतजार करते रहे, लेकिन अंत में निराश होकर चले जाते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर डीएमके गठबंधन में सरफुटव्वल जारी है। डीएमके अकेले 165-175 से चुनाव लड़ना चाहती है, जिस पर गठबंधन पार्टियों ने नाराजगी जाहिर की है। वीसीके, डीएमडीके और डीवीके, डीएमके ने नाखुशी जताई। तो जनादेश में लगातार हर रोज हम दिखाते रहेंगे चुनावी घमासान। 5 राज्यों में किस तरह से लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, चुनावी प्रचार भी जारी है और जनता के मुद्दे भी जारी हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स भी लाएंगे अपने संवाददाताओं के साथ, लेकिन इसके साथ ही आज के जनादेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।